माँ जी क्या कह रही हैं आप? क्या ये सब सच है? हाँ बेटा, ये सच है। अच्छा हुआ तुमने भी ये बात सुन ली। मीरा को कैंसर? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने हमेशा मीरा का बुरा चाहा है। कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं कह रही? उससे बददुआ तो नहीं दे रही तुम? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मिस्टर अवस्थी? मैं मानती हूं अपनी बेटी की भलाई के लिए मैंने उसे भला बुरा कहा होगा, लेकिन मैं अपनी बच्ची का बुरा नहीं चाह सकती। उसे बद्दुआ देना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन माँ आपने तो कहा था कि उसे माइग्रेन है, फिर ये कैंसर? वो मैंने झूठ कहा था बेटा, ताकि तुम लोगों को सदमा ना लगे। मीरा को इस बारे में कुछ नहीं पता, और वो रिपोर्ट गुम होने वाली बात भी झूठी थी। कहाँ है रिपोर्ट? दिखाओ मुझे। डीप सीटेड ब्रेन ट्यूमर। कहा मैं अपनी बेटी की डोली उठाने के सपने देख रहा था, और कहा अपनी बेटी की अर्थी। नहीं नहीं नहीं। पापा, पापा क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? बेटा तुम क्यों उठ गई? मम्मा, पापा को रोते हुए सुना तो बाहर आ गई। हुआ क्या है? कुछ नहीं मीरा, तुम तो जानती हो ना कि डैड तुम्हें लेकर कितने इमोशनल हैं। बस तुम्हारी बीमारी के कारण थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए और रो पड़े। पापा, ये क्या बात है? चलिए रोना बंद कीजिए। कम ऑन, नाउ बी अ गुड बॉय और रोना बंद कीजिए और इन्हें पहुंच दीजिए। पापा, इन्हें मेरे विदाई के लिए संभाल के रखिए। मीरा, भगवान करे मेरी उम्र भी मेरी बेटी को लग जाए और मेरी बेटी को कुछ ना हो। बस भगवान बस, राधिका हमारे साथ नहीं जाएगी। बेटी के प्यार के लिए मैं अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकता। पर मैं भी कहाँ मर्यादा लांघने की बात कर रही हूँ। और नहीं तो क्या, कल से देख रही हूँ गुमसुम सी बैठी है। अरे कुछ तो बोल, अरे बोल ना। वो बेचारी क्या बोलेगी? अपने मुंह से अपना दुख कैसे कह सकती है वो? पर हम तो देख सकते हैं उसका कुमलाया हुआ चेहरा। तो फिर मैं क्या करूं? अरे करना क्या है, सीधा बाबूजी के कमरे में जा और कह दे तू भी साथ जाएगी। लेकिन चाची जी, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आपको दुनिया जहान की फिक्र है, पर अपनी बच्ची की कोई परवाह नहीं। मैं तो जब भी उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखती हूँ मैंने तो बस बस, यही औरतों का आखिरी हथियार होता है। बस रो दो और अपना कहा मनवा लो और फिर आंसू पोंछ लो। अब पोंछ लो ये आंसू और चलो मेरे साथ। चल चल अब जा, सोच क्या रही है, जा उठ जा 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 बेटा जा, सूली पे चढ़ जा। देखिए तो कैसा चेहरा हो गया मेरी बच्ची का। ये क्या हालत बना रखी है बेटी? दादाजी, वो मैं कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे दिल की हालत बता रहा है, और जो कुछ रह गया है वो तुम्हारी बीजी ने मुझे बता दिया। भाई प्रेमेंद्र, जीत से कहकर एक टिकट की रिजर्वेशन और करा लो। जी अच्छा। हमारी बिटिया हमारे साथ मुंबई जाएगी। दादाजी,
नहीं राहुल, मैंने दोहा कंपटीशन की तैयारी करनी बंद कर दी है। यार मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं दिल्ली जा सकूं। ओके बाय। हाँ, क्यों नहीं। दोहा कंपटीशन में हिस्सा लेना छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, और फिर एक दिन आखिर में जीना भी छोड़ दो। देखो, अगर तुम मेरी पाबंदियों का बदला चुका रहे हो तो मैं भी कभी भी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। डैड, मैं ये सब बदला चुकाने के लिए नहीं कर रहा हूं। भूख, प्यास और कर्म करने की चाहत का संबंध इंसान की आत्मा से होता है। जब मेरी आत्मा ही शुद्ध है तो मुझे खाने पीने या कुछ करने की इच्छा ही कहां रही? और आगे चलकर शायद जीने की भी इच्छा ना रहे। शायद। तो फिर मरो। ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। क्यों ना करूं, क्यों ना करूं ऐसी अशुभ बातें। तुम लोग मेरी एक बात सुन लो। जिंदगी के किसी भी मकाम पर पहुंचकर मैं खुद को यह नहीं कहना चाहूंगा कि पराये लोग मेरी आंखों के सामने से मेरे बेटे को लेकर चले गए और मैं कुछ नहीं कर सका। मिस्टर अशोक, मिस्टर अशोक, कोई है? अवस्थी, मैं देखता हूं। नमस्ते अशोक जी। बेशर्मी की भी हद होती है मिस्टर अवस्थी। इतनी बार मेरे घर से निकाले जाने के बावजूद आप फिर से अपना मुंह उठाकर यहां चले। देखिए मिस्टर अशोक, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता था। आपसे कितनी बार कहूं और किस अंदाज में कहूं कि मैं आप लोगों को माफ नहीं कर सकता। डैड प्लीज शांत हो जाइए। यू शट अप। पता नहीं आप लोगों ने इस पर कैसा जादू कर दिया है कि मेरा बेटा होने के बावजूद ये फर्ज आपके प्रति निभा रहा है। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। देखा आपने? देखा देखा कैसे वकालत कर रही है आपकी। मांगे आप लोगों की हैं और भूख हड़ताल पर ये बैठा हुआ है। क्या भूख हड़ताल? अनजान मत बनिए मिस्टर अवस्थी, आप सब कुछ जानते हैं। डैड प्लीज सिर्फ शांत हो आपकी जाइए। वजह से आज मेरे घर की हालत हुई है। प्लीज सिर्फ शांत आपकी वजह से। सर, प्लीज। हट जाओ पंचम। आप अगर नहीं होते तो आज मेरे घर में खुशियां होती। पंचम, मिस्टर अशोक, खुश हो गया है वो। पंचम, आप डॉक्टर को फोन कीजिए, मैं इसको उठा। पंचम, बेटा उठो। पंचम, उठो बेटा, उठो। पंचम की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। मुझे ही सब क्यों सुना रही हो? जाओ जाकर पंचम के वेलविशर से ये बात कहो। ये क्या कह रहे हैं आप? आपके बच्चे की जान पर बनाई है और अपनी जिद पर अड़े। अवस्थी को गैर का दर्जा देते देते आप खुद कितने गैर हो गए, इसका अंदाजा है आपको? अवस्थी यहाँ आपसे माफी मांगने आया था। वो बच्चे की खुशी चाहता है। वो चाहता है कि बच्चे मिले, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि आपकी इजाजत के बिना कुछ नहीं होगा। आपके स्वाभिमान पे मुझे गर्व था, लेकिन आपका यही स्वाभिमान आज अहम में बदल गया है। और अहम में आदमी इतना कठोर और निर्दयी हो जाता है, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। पंचम आपका खून है, आपका बेटा है, और आपको उसकी जरा भी फिक्र नहीं। शर्म आती है मुझे आज आप पर, शर्म आती है मुझे। हाँ, मैं कठोर हो चुका हूं, निर्दयी हो चुका हूं मैं। मेरी सारी फीलिंग्स, मेरे दिल के सारे एहसास मर चुके हैं आज। क्योंकि जब खुद मेरी औलाद मेरे जज्बात का खून कर देती है तो मैं उसकी फिक्र क्यों करूं? और उनकी इस दहलीज पर पहुंचने के बाद मैं अपने आप को बे औलाद कहलाना ज्यादा पसंद करूंगा। राशि, मैं अपने आप को बे बात तो तू ठीक कह रही है। ठीक कह रही हूँ जीत जी, तो सोचो, कुछ करो आप। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? पंचम की तबीयत खराब है और मामा जी तो जा रहे हैं उससे मिलने। अरे तो जा रहे तो हमें साथ लेकर जाए ना। राधिका को क्यों लेके जा रहे शादी से पहले? आप मुझे बताओ, राधिका को ससुराल लेके जाना। अच्छा बाबा, अच्छा, तू कल्पना बंद कर। मैं देखता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। हैं? वाह मंजीते, अच्छा गेम शेम खेल लेती है तू। एक तरफ राधिका को उकसाया और दूसरी तरफ अपने इनको भड़काया। हाय, चिंगारी तो फूट पड़ी है, अब देखना है आग कब लगती है। माँ, कुछ फायदा नहीं। डैड की जिद भगवान शंकर की तरह है।
भगवान शंकर की जिद तब तक नहीं टूटी थी जब तक उन्होंने अपने हाथों से अपने बेटे गणेश का सर धड़ से अलग नहीं कर दिया था। अब बस करो तुम माँ बेटा। तुम आखिर चाहते क्या हो पंचम? हाँ? बस इतना ही चाहता है कि आप इसकी दिल की आवाज सुने, बस। ठीक है, मैं इसकी दिल की आवाज सुनता हूं। ठीक है, बताओ। डैड, मीरा को कैंसर है। क्या? हाँ, और वो कुछ ही महीनों की मेहमान है। इंसानियत के नाते क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि इन बचे कुचे महीनों में हम मीरा को ज्यादा से ज्यादा खुशी दें? और यही बात हम बार बार आपको बताना चाह रहे थे, लेकिन आप सुनने को तैयार ही नहीं थे। और मुझे सुनने पर मजबूर करने के लिए बेटा तो खुद ही अपनी जान पर खेल बैठा। मैं अभी डॉक्टर को फोन लगाता हूं। तुम्हें आज ही हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा। देखो पंचम, अगर तुम मीरा को जिंदगी देना चाहते हो तो पहले खुद अपने आप को संभालो। इसका मतलब है डैड, मैं मीरा से मिल सकता हूं? हाँ पंचम, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि मैं जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर रहा था। थैंक यू सो मच डैड। मैं अभी रुक्मणी आंटी को एक खुशखबरी बता। नहीं पंचम, अभी नहीं। मैं कल खुद तुम्हें मीरा के घर लेकर जाऊंगा। मैं भी मीरा से मिलना चाहता हूं। थैंक यू सो मच डैड। प्रधान जी के यहां से फोन है। हेलो, मैं वीर सिंह बोल रहा हूं। पैरी पना प्रधान जी। जीते रहो बेटा, खुश रहो। एक बात बताओ अशोक, सुनने में आया है कि पंचम बीमार पड़ा हुआ है। जी प्रधान जी, पंचम बीमार था लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है? ये तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है बेटा। और वैसे भी प्रधान जी, मैं आपको फोन करने वाला था। दरअसल हमने सबने तय किया है कि इस बार की होली हम आपके यहाँ आपके फार्म हाउस पर आकर मनाएं। अरे वाह बेटा वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। सब लोग मिलकर हो हल्ला के साथ होली मनाएंगे। लेकिन बेटा अपना वादा मत भूलना। कैसी बातें करें प्रधान जी, आपसे किया हुआ वादा मैं कभी भूल सकता हूं क्या? ठीक है बेटा, तो मैं रखता हूं। पैरी पे ना प्रधान जी। हेलो। हेलो, मैं राधिका की चाची बोल रही हूँ। पंचम से बात कर सकती हूँ? अब नमस्ते चाची जी, वो पंचम तो सो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे अब उसकी तबीयत कैसी है? कुछ खास नहीं चाची जी, वो मौसम बदला है ना, इसी की वजह से। वैसे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा वो। रब करे सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आप लोग होली पर आ रहे हो ना? जरूर चाची जी। ठीक है, रखती हूँ। हाँ, नमस्ते। खुश रहो। दाल में जरा भी काला क्यों ना हो, मेरी नजरों से नहीं बच सकता। पंचम के घर में फोन लगाया था। बोलती क्यों नहीं? पंचम के घर फोन लगाया था। मैं तो बस यही जानना चाहती थी कि पंचम कैसा है। मामा जी ने बता दिया था ना कि वो ठीक है। अब तक तो पंचम की तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे ही हम लोग का प्रोग्राम हुआ, उनके यहाँ जाने का, पंचम की तबीयत ठीक हो गई। क्या मतलब? देखिए जी, पंचम है शहर का मुंडा। उसका चक्कर शहर की कुड़ी के साथ होगा नहीं, मतलब इसीलिए शायद उसके घर वाले उस पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे। और अगर हम वहां चले गए तो हो सकता है उनकी असलियत हमारे सामने आ जाए। बस कर मंजीत, राई का पहाड़ मत बना। ये फालतू बातें करके तुम मेरे मन में जहर घोलने की कोशिश कर रही है। हाय रब्बा, मैं जहर खोल रही हूँ आपके दिमाग में? ऐसी बात सुन के तो मर जाना अच्छा है। ऐसी बातें नहीं कहते मंजीत। शांत हो जा मंजीत, मैं तेरी कही बातों पर गौर करूंगा। शांत हो जा। मेरे मन का शक रंग लाए या ना लाए, पर एक बार शक का कीड़ा इनकी खोपड़ी में उतर गया तो रंग लाएगा भी और बिखेरेगा भी।
होली मुबारक हो। हे माँ, पंचम की रक्षा करना। वो मासूम बच्चा हमारी बेटी की खुशी के लिए अपने पिता से लड़ रहा है। वो हमारी वजह से अपने घर में क्लेश का कारण ना बने, बस माँ, यही प्रार्थना है हमारी। मेरे कर्मों की परछाई ने मेरी बेटी की जिंदगी को अंधकार में धकेल दिया है, लेकिन पंचम की जिंदगी पे इसका असर ना हो भगवान। अंकल आंटी, आप आई एम सॉरी भाई साहब, हमारे बच्चों की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। रुक्मिणी जी, अगर ऐसी तकलीफ देने वाले बच्चे हर घर में पैदा हो जाएं, तो हमारी तो दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी। मिस्टर अवस्थी, आज तक आपकी बेटी मीरा को मैं सजा देता रहा। इस बात से अनजान कि कुदरत ने ही उसे इतनी बड़ी सजा दे दी। एक हंसती खेलती फूल सी बच्ची को अगर मेरा बेटा खुशियां दे सकता है, तो मैं उसे कभी नहीं रोकूंगा। रुक्मिणी जी, मिस्टर अवस्थी, मैं मीरा से मिलना चाहता हूं। हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए प्लीज। देखो बेटा, कौन आया है? कौन आया पापा? हेलो मीरा। हेलो अंकल। अरे भाई, ये क्या हालत बना रखी तुमने? हमारी तो कोई बात सुनती ही नहीं है। पहले पंचम आता था तो वो समझा देता था इससे, लेकिन अब पंचम ने भी आना बंद कर दिया है। अच्छा, पंचम की ये हिम्मत? मीरा बेटा, मैं अभी पंचम को कान पकड़ के तुम्हारे सामने पेश करता हूं। देखना चाहती हो? एक मिनट। पंचम, पंचम, तुम्हारा फेवरेट सूप किचन में पड़ा था, बस वही गर्म करके ला रहा हूं। हे भगवान, इस खुशी को अब आंखें बंद होने तक छीनना मत। मीरा, ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही हो? इसलिए कि तुम मुझे हमेशा इसी तरह टोको।